विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS-PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए EMRS-PGT हिंदी के नए पाठ्यक्रम से के खंड ग से लेखन कौशल और पत्रकारिता वाले खंड से व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न पर। अब हमारा टॉपिक है इस बार कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। और अब हिंदी प्रवक्ता तैयारी चैनल वाले सभी सब्सक्राइबर कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे की सारी वीडियोज़ मैं इसी चैनल पर डालूँगी क्योंकि वो चैनल किन्हीं कारणों से नहीं खुल पा रहा है। मैंने बताया हुआ है कारण, आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। खंडगा लेखन कौशल और पत्रकारिता, इसका सेकंड बिंदु है व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। इसमें तीसरा टॉपिक है कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम। देखते हैं कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कार्यालय अर्थात ऑफिस, यानी कार्यालय में जो भाषा प्रयोग की जाती है वहाँ के कार्यों के लिए उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। जिस तरह से हम आम तौर पर आपस में एक दूसरे से इनफॉर्मल बात करते हैं वो भाषा का उस भाषा का प्रयोग यानी कि व्यवहारिक भाषा, इससे पहले मैंने पढ़ाया है। उस तरह व्यवहारिक भाषा का प्रयोग हम कार्यालयी भाषा में नहीं करते, कार्यालय के कार्यों में नहीं करते हैं। तो वहाँ पर कार्यालयी भाषा एक मैनर होता है कार्यालयी भाषा का, उस भाषा में हम कार्यालय के कार्यों को संपादित करते हैं, इसीलिए उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं, यानी कि जो भाषा हम कार्यालयों में प्रयुक्त करते हैं, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। प्रत्येक देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की राजभाषा होती है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए वही राजभाषा भी है। इसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसी के माध्यम से वहाँ का राजकार्य चलता रहता है। इसी भाषा को कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है। कार्यालयी हिंदी वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। कार्यालयी भाषा में भाव, कल्पना आदि को अभिव्यक्त करने वाले शब्द नहीं होते, मतलब आपको इसे इमोशन से दूर रखा जाता है। कल्पना नहीं होना चाहिए, उसमें भाव नहीं होने चाहिए, मतलब भाव होने चाहिए लेकिन वो कार्यालय से संबद्ध भाव होने चाहिए, ना कि वो एक साहित्यिक भाव जो होता है वो नहीं होना चाहिए। कार्यालयी भाषा में शिल्प पक्ष की सशक्तता नहीं होती है, उनका सीमित अर्थ होता है, जिनका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारी प्रशासन के नित्य के कार्यों में करते हैं। तो समझ में आया, मैंने पहले ही कहा जो भाषा कार्यालय में होती है, तो कार्यालयी भाषा में शिल्प पक्ष की सशक्तता नहीं होती है, मतलब उसमें रस, छंद, अलंकार वगैरह आदि नहीं देखा जाता, शिल्प पक्ष की सशक्तता सीमित नहीं होती है। जिनका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारी प्रशासन के नित्य के कार्यों में करते हैं उसे ही कार्यालयी भाषा कहते हैं। कार्यालयी हिंदी के प्रमुख 4 प्रकार हैं। इसमें विविध आयाम पूछा है, तो देखिए 4 आयाम यही हैं: प्रशासनिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी और तकनीकी हिंदी। ये 4 प्रमुख प्रकार हैं कार्यालयी हिंदी के। कार्यालयी हिंदी के प्रमुख कार्य देखिए। कार्यालयी हिंदी का अर्थ है वह हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालयों में दैनिक कामकाज में होता है। शासकीय कार्यालयों में न्याय, विधि आदि में उसी भाषा का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। कार्यालय या राजभाषा हिंदी के प्रमुख 4 कार्य हैं। देखिए मैंने कहा था, अरे आप लोगों के दिमाग में अगर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में शामिल किया गया था, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, फिर मैंने यहाँ 26 जनवरी 1950 क्यों कहा, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में
में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। और संविधान हमारा कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। इसलिए ये 26 जनवरी 1950 डेट यहाँ पर डाली गई है। कार्यालय या राजभाषा हिंदी के प्रमुख 4 कार्य होते हैं: प्रारूपण, टिप्पण, पल्लवन और संक्षेपण। इसके विविध आयाम यही हैं: प्रारूपण, टिप्पण, पल्लवन और संक्षेपण। ये 4 प्रकार से, 4 आयामों से गुजरकर राजभाषा अपने को पहुंचती है। प्रारूपण क्या होता है? प्रारूपण का समानार्थी अंग्रेजी शब्द होता है ड्राफ्टिंग। हिंदी में प्रारूपण के अन्य पर्यायवाची शब्दों में आलेखन, प्रारूप या मसौदा शब्द भी शामिल हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत किसी एतद विषयक नियुक्त व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया वह प्रथम आलेख या कच्चा रूप है जो एक निश्चित प्रणाली, निश्चित वाक्यावली, निश्चित नियम एवं औपचारिकताओं तथा पारंपरिक स्वरूप में ही हो सकता है। भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत किसी एतद विषयक नियुक्त व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया वह प्रथम आलेख या कच्चा रूप है जो एक निश्चित प्रणाली, निश्चित वाक्यावली, निश्चित नियम एवं औपचारिकताओं तथा पारंपरिक स्वरूप में ही हो सकता है। मतलब एक पारंपरिक रूप है कार्यालय हिंदी का, उसी रूप में होता है। निश्चित नियम उसके लिए निर्धारित होते हैं और औपचारिकताओं से बद्ध होता है, मतलब अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः प्रारूपण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, मंत्रालय से निदेशालय, निदेशालय से छोटे छोटे कार्यालय, इकाई तक तथा स्वयंसेवी एवं व्यावसायिक संस्थानों तक प्रारूपण का क्षेत्र व्यापक है। संक्षेप में, प्रारूपण किसी भी सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठान में संबंधित विषयों के लिए कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी द्वारा तैयार वह कच्चा प्रलेख है जो किसी निश्चित नियम एवं कार्यविधि के दायरे में रहकर तैयार किए गए हों। तो समझ में आप लोगों को आया? संक्षेप में, प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान में संबंधित विषयों के लिए कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी द्वारा तैयार वह कच्चा प्रलेख है जो किसी निश्चित नियम एवं कार्यविधि के दायरे में रहकर तैयार किया जाता है। प्रारूपण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शुद्धता। तो देखिए, शुद्धता तो हर किसी भी रूप में आवश्यक है। आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और यथा तथ्य, मतलब जो तथ्य हो, जिस बात पे आपने वो प्रारूपण तैयार किया है वो यथा तथ्य होना चाहिए, यानी फैक्चुअलिटी होनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अनावश्यक बातें ना लिखी हों। संपूर्णता होनी चाहिए, जो बात आप कहें वो स्पष्ट रूप से संपूर्णता, पूरी बात लिखनी होनी चाहिए। और औपचारिकता होनी चाहिए, मतलब आप असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। औपचारिक होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए और पारंपरिक शैली का अनुसरण किया जाना चाहिए, यानी जो शैली बनी हुई है कार्यालय भाषा के लिए उस शैली का अनुसरण किया जाना चाहिए। नियमों का पालन होना चाहिए। तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता यानी कि जो लेखक है उसे अपने भावों को उसमें अन्यथा अनावश्यक रूप से नहीं घुसाड़ना चाहिए। और सत्यनिष्ठता भी होनी चाहिए। टिप्पणी, अगला आयाम है कार्यालय लेखन का टिप्पण। टिप्पण या टिप्पणी। टिप्पण शब्द मूलतः नोटिंग हिंदी का पर्यायवाची है, मतलब नोटिंग इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में टिप्पण कहा जाता है, टिप्पण या टिप्पणी कहा जाता है। यह प्रारूप लेखन का मुख्य अंग होता है। किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन एवं सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उन्हें टिप्पण लेखन कहते हैं। तो देखिए, टिप्पण लेखन कौन लिखता है? सरकारी कार्यालयों में अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है, उन्हें टिप्पण लेखन कहते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं। पूर्व पत्र का सारांश इसमें होना चाहिए। जिस प्रश्न पर निर्णय किया जाता है उसका विवरण होना चाहिए और विवेचन होना चाहिए। और तीसरा है उस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए इस विषय में सुझाव होना चाहिए। टिप्पण के प्रकार। टिप्पण के देखिए निम्नलिखित प्रकार हैं। सूक्ष्म टिप्पणी यानी शॉर्ट नोटिंग, सामान्य टिप्पण सिंपल नोटिंग, संपूर्ण टिप्पण फुल नोटिंग, अनुभागीय टिप्पण सेक्शनल नोटिंग, नित्य क्रमिक टिप्पण
रेटिंग नोटिंग, रूटीन नोटिंग, आनुषंगिक टिप्पण, कॉन्टिंग कॉन्टिजेंट नोटिंग और अनौपचारिक टिप्पण, अनऑफिशियल नोटिंग। ये इतने प्रकार हैं टिप्पण के, 7 प्रकार। अब अगला है पल्लवन। पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का रूप होता है। पल्लवन शब्द का अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। मतलब अभी संक्षेपण भी आएगा। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना और पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार देना या फैलाव करना। विस्तार अथवा फैलाव, जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन समझ में आया आप लोगों को? किसी भी शब्द, सूक्ति या उद्धरण का, जब हम आप लोगों ने परीक्षा दी होगी तो छोटे क्लासों में सूक्ति आती थी, सूक्ति का अर्थ लिखना होता था, या कोई पद्य आता था उसकी व्याख्या करनी होती थी, तो व्याख्या का अर्थ होता है पल्लवन करना, यानी उसे बढ़िया से उसको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, उसको समझा के स्टेप बाय स्टेप समझाना, तो वही बात होती है पल्लवन। यानी किसी शब्द, उद्धरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन की क्या विशेषताएं हैं? कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन होना चाहिए। पल्लवन में मुख्य ध्यान कथ्य पर रहता है, अतः कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन होना चाहिए। विषय विरोधी विचार बिंदुओं का परित्याग होना चाहिए। पल्लवन करते समय विरोधी विचारों, उदाहरणों, उद्धरणों, तर्कों आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब जब आप पल्लवन करते हैं तो उसके सारे सकारात्मक पक्ष को रखना चाहिए, न कि नकारात्मक पक्षों को रखना चाहिए। तर्कों आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आलंकारिक भाषा का नहीं। मतलब ये क्योंकि कार्यालयी भाषा है, इसमें मैंने पहले ही बताया कि भाव पक्ष और अलंकार इसमें नहीं होने चाहिए, तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें विचारों की कसावट पर जोर होता है। मतलब जो भी बात आपको कहनी हो स्पष्ट रूप से उसे अभिव्यक्त करना चाहिए। अर्थात सटीक शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण अगला आयाम है कार्यालयी भाषा का। संक्षेपण से अभिप्राय ऐसी रचना से है जिससे किसी विस्तृत लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भावों को मूल शब्दों में व्यक्त किया जाता है, इसे संक्षेपण कहते हैं। अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटाकर मूल संवेदना का स्पष्टीकरण होता है। इसमें सामासिक शैली का प्रयोग करना होता है। तो संक्षेपण आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे। संक्षेपण का अभिप्राय ऐसी रचना से है जिसमें किसी विस्तृत लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भाव को मूल शब्दों में व्यक्त किया जाता है। मतलब सारांश रूप में अगर आपने कोई कहानी पढ़ी या कोई निबंध पढ़ा तो सारांश रूप में लेखक उसमें कहना क्या चाहता है, मेन बात क्या आपको समझाना चाहता है, उसी को संक्षेपण कहते हैं। जिसे कम शब्दों में आप अभिव्यक्त करें और सीधी सादी बात में इसको बताएं। अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क, वितर्क आदि को हटाकर मूल संवेदना का स्पष्टीकरण होता है इसमें। और सामासिक शैली का प्रयोग होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, इसलिए सामासिक शैली का प्रयोग होता है। और व्यास शैली का प्रयोग तब होता है जब उसको विस्तृत करना हो, उसको बड़ा करना हो, तब व्यास शैली का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये विविधायाम कार्यालयी हिंदी के। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न और विचार और सुझाव सभी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।